विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था आव्यूह मैट्रिक्स वाला, तो इसमें हमने काफ़ी पढ़ लिया और कल 3.2 के कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। अब जो बाकी बचा है वो आज हम पढ़ेंगे कि कल हमने पढ़ा था आव्यूह योग कैसे करते हैं, आव्यूह गुणन कैसे करते हैं। तो आज योग और गुणन के कुछ गुणधर्म देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आव्यूह योग गुणधर्म, योग के लिए आव्यूह में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला होता है क्रम विनिमयता। सबसे पहला कौन सा? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूं, पहले लिख लेते। यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान क्रम के हो तो a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए प्लस बी बराबर b प्लस ए। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय का मतलब क्या होगा कि क्रम चेंज करने पर हम यहाँ पे किसका गुणधर्म? योग का गुणधर्म। यानी कि अगर कोई दो आव्यूह आपके पास में a और b, तो उन दोनों आव्यूहों का योग करने का तरीका, यानी पहले a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो आव्यूह क्या होता है, a और b। यानी योग जो है वो क्रम विनिमयता गुणधर्म का क्या करता है? पालन करता है। तो दो आव्यूह का जब क्रम समान होगा तभी उन दोनों का क्या होगा? योगफल पॉसिबल होगा। यदि इन दोनों आव्यूहों का क्रम समान है तो a प्लस बी और b प्लस ए, यानी चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता। यानी कि आव्यूह योग में क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, आपस में क्या रहता है? बराबर ही रहता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब आपको ये तो पता होगा कि a और b दोनों समान क्रम के। कल हमने पढ़ा था अगर कोई दो आव्यूह समान क्रम के तो उनका योग भी एक आव्यूह ही प्राप्त होगा और उसका क्रम भी क्या होगा? जो a और b का क्रम है। अर्थात यदि a और b, यदि a बराबर क्या है? m इंटू n क्रम का, तथा b ये क्या है? bij जो कि m इंटू n क्रम का है। तो इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है, यानी a प्लस बी करो आप, इन दोनों का योग क्या होगा? a प्लस बी या b प्लस ए करो, तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों का क्रम क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, m इंटू n और m इंटू n। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि a प्लस बी बराबर होता है किसके? b प्लस ए के। तो वो चीज देख लीजिए। तो यहां से देखिए a प्लस बी बराबर, अब देखिए a क्या है? a आई जे m इंटू n, प्लस b क्या है? b आई जे m इंटू n। अब आपको योग तो आपको कल मैंने बता दिया, दो आव्यूहों का योग कैसे करना है। दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a आई जे प्लस b आई जे, और क्रम क्या रहेगा? m इंटू n ही रहेगा। अभी मैंने बताया था a प्लस बी का क्रम क्या रहेगा? m इंटू n। अब ध्यान से देखना। अब देखिए ये जो अवयव है वो क्या है? इस आव्यूह के अवयव है जो कि क्या होगी? या तो संख्या होगी या फलन होगी। तो दो संख्याओं का आप, जैसे मैं आपसे कहूं 1 और 2 दो संख्या है, तो आप 1 प्लस 2 लिखो चाहे 2 प्लस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, 3 ही रहेगा। तो a आई जे प्लस b आई जे, तो इनका मैं क्रम चेंज कर सकता हूं। यानी इनको मैं क्या लिख सकता हूं? b आई जे प्लस a आई जे m इंटू n। अब आप वापिस, अब ये क्या है? दो भिन्न भिन्न आव्यूहों के अवयवों का योग है। तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ? वापस अलग लिख सकता हूँ। यानी इसको मैंने लिख दिया b आई जे, इसका क्रम भी क्या रहेगा? m इंटू n, और इसको मैंने लिख दिया a आई जे और इसका क्रम क्या रहेगा? m इंटू n। अब ये चीज क्या है? b और ये चीज क्या है? a। तो आप देख सकते हैं यहाँ से a प्लस बी किसके बराबर आ रहा है? b प्लस ए के। इसका मतलब क्या है? आव्यूह योग जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। आव्यूह योग क्रम विनिमय गुणधर्म का क्या करेगा? पालन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अगला इसका जो गुणधर्म है वो है साहचर्यता। अगला गुणधर्म है साहचर्यता। अब देखिए साहचर्य गुणधर्म का हम अभी इसका सत्यापन करेंगे। तो इसमें हम क्या लेंगे? 3 आव्यूह लेंगे। कितने आव्यूह लेंगे? 3 आव्यूह लेंगे। यदि a
बी तथा सी समान क्रम के अवयव, तीनों का क्रम क्या रहना चाहिए? क्रम समान रहना चाहिए। समान क्रम के अवयव है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। आगे बात सुन, यानी कि पहले दो अवयवों का योग करके फिर उसका योग तीसरे अवयव में करने पर जो प्राप्त होगा वो सेम ही होगा। किसके? लास्ट दो का योग करना और a को उन दोनों में क्या करना? ऐड करना। यानी ये चीज और ये चीज आपस में क्या रहेगी? समान रहेगी। आप इसको सिद्ध भी करके देख सकते हैं। कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, आप उससे भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम a मान लेते हैं और m इंटू n क्रम का, और b ले लेते हैं हम, क्रम क्या रहना चाहिए? समान क्रम रहना चाहिए, m इंटू n, और c अवयव ले लेते हैं c i j m इंटू n। क्लियर? अब देखिए, आप लीजिए ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि a प्लस बी प्लस सी। आगे बात समझ में? तो यानी a और b का क्या कर दिया आपने? योग कर दिया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a i j प्लस b i j m इंटू n। क्लियर? प्लस c, c क्या है आपका? ये रहा c i j m इंटू n। क्लियर? अब देखिए, अब ये क्या है? दो अवयवों का योगफल है। तो इनको मैं क्या कर सकता हूं? अलग अलग अवयव के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि योग हमने किया था पिछली क्लास में। तो इसका देखिए क्या होगा? a i j m इंटू n प्लस इसको मैंने लिख दिया b i j m इंटू n प्लस c i j m इंटू n। अब ध्यान से देखना, इसको मैं यही रख देता हूं a i j m इंटू n। हाँ, अब ये क्या है? दो अवयव है, तो दो अवयवों का योग का तरीका आपको पता है, इनके संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। तो इसको मैं साथ में लिख देता हूं b i j प्लस c i j m इंटू n। अब ध्यान से देखना, ये चीज क्या है? a प्लस ये क्या है? b प्लस c है। क्या है? b प्लस c। तो देख सकते हैं यहां से a प्लस b प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के। इसको बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि अवयव योग है वो साहचर्य गुणधर्म का भी पालन करता है। क्लियर? चलिए, तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो टॉपिक है आपका है अयोज्य तत्समक। योज्य तत्समक यानी अवयव योग के लिए तत्समक अवयव कौन सा होगा? अब योज्य तत्समक का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई एक अवयव लेते हो, अगर आप कोई अवयव लेते हो तो उस अवयव में मैं ऐसा कौन सा अवयव ऐड करूं कि उसका योग वापस वही अवयव आ जाए। क्लियर बात समझ आई? तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, यदि a एक अवयव है, यदि a एक अवयव है तो इसका क्रम भी आप देख लीजिए किस क्रम का। यदि a एक m इंटू n क्रम का अवयव है तो एक m इंटू n क्रम का शून्य अवयव, एक m इंटू n क्रम का शून्य अवयव योग के लिए तत्समक अवयव कहलाता है। योग के लिए तत्समक अवयव कहलाता है और इसको क्या बोलते हैं? इसे योज्य तत्समक बोलते हैं। क्लियर बात है? अब देखिए कैसे, यानी कि आपने कोई अवयव ए लिया, अब आपको योग करने का तरीका तो पता है। जैसे मैं आप सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, जैसे ये 1 2 5 6। क्लियर? अब इसका क्रम क्या है? 2 इंटू 2 क्रम। तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि वापस ये ए ही आ जाए? तो देखिए, मैं एक
शून्य आयु लेता हूं, हाँ इसका मतलब क्या है, ये जीरो, इसका मतलब जीरो मत समझना, कहीं पर भी ये आए ना मैट्रिक्स में, कहीं पर भी ये आए तो इसका मतलब सुनना ये एक शून्य आयु है, और इसका क्रम डिपेंड करेगा कि ये एक किस क्रम का है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, ये शून्य आयु है, किस क्रम का है, 2 क्रम का है, यानी इसका क्रम क्या 2 × 2, तो इसका क्रम भी क्या रखेंगे 2 × 2, 0 0 0 0। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये ऐड करके देखिए क्या आ रहा है, आगे बात समझ। इसको हम बोलते हैं क्या, योज्य तत्समक, यानी कि आयु ए में मैंने कौन सा आयु ऐड किया ताकि उसका रिजल्ट वापस सेम आयु ए ही आता है। कौन सा आयु किया, शून्य आयु ऐड किया। तो आयु योग के लिए ध्यान से देखना, आयु योग के लिए हमेशा ही शून्य आयु क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। आगे बात समझना, तो शून्य आयु योग के लिए तत्समक आयु होगा, तो इसका आप लिख सकते हैं a + 0 बराबर a बराबर प्लस a। अतः आयु योग के लिए शून्य आयु योज्य तत्समक कहलाता है। आयु योग के लिए शून्य आयु योज्य तत्समक कहलाता है। तो यह है आयु योग का गुणधर्म नंबर 3, योज्य तत्समक। चलिए अगला गुणधर्म देखते हैं इसका, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड है नहीं ये। तो चौथा गुणधर्म देख लेते हैं इसका, कौन सा, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी आयु योग के लिए योज्य प्रतिलोम कौन सा होगा। अब ध्यान से देखना, तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यानी कि अगर आपके पास में कोई एक आयु है a, अगर आपके पास में कोई एक आयु है a, तो a में मैं ऐसा कौन सा आयु ऐड करूं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। आगे बात समझ, यानी a + b चाहे b + a। आगे ना बात समझ, यानी कि इस आयु a में मैं, अब चाहे लेफ्ट और राइट का मतलब क्या, क्योंकि योग तो क्या होता है क्रम विनिमय होता है, तो a+ या इससे पहले आप जैसे a + b करो चाहे b + a करो, आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी कि एक आयु a है, उसमें मैं ऐसा कौन सा आयु ऐड करूं कि आपको योज्य तत्समक प्राप्त हो। योज्य तत्समक कौन सा, शून्य आयु प्राप्त हो, तो उसको हम बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। तो ध्यान से देखना, यदि a जो कि आपका m × n क्रम का आयु है, यदि a m × n क्रम का आयु है तो -a, जो कि किसके बराबर होगा, -aij m × n। तो -a आयु योग के लिए योज्य प्रतिलोम कहलाता है। देख सकते हैं, अर्थात यानी कि a + -a बराबर शून्य आयु बराबर -a + a, यानी कि एक आयु a में मैं ऐसा कौन सा आयु ऐड करूंगी, वापस क्या आ जाए, शून्य आयु आ जाए, यानी कि उसका योज्य तत्समक आ जाए। आप देख सकते हैं a में -a ऐड करेंगे क्या आएगा, वापस शून्य आयु आएगा, और ये -a में a ऐड करेंगे क्या आएगा, वापस शून्य आयु आएगा। तो ये है आयु योग का चौथा गुणधर्म, योज्य प्रतिलोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसका निरसन नियम। अगला टॉपिक है निरसन नियम, वेरी सिंपल। निरसन नियम, यदि a b
तथा सी समान क्रम के अवयव है तो नंबर एक a प्लस बी बराबर होगा a प्लस सी, यानी सॉरी ये चीज दे रखी है कि नंबर एक यदि a प्लस बी बराबर है a प्लस सी तो b बराबर होगा c। इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट निरसन नियम। लेफ्ट इसको हम बोलते हैं वाम निरसन नियम। देख लीजिए, अगर दो अवयव है, तीन अवयव है ए बी और सी, और उसमें ये आपको दे रखा कि a प्लस बी बराबर है a प्लस सी, तो आप इसको क्या कर सकते हो? निरसन, यानी ए को क्या कर सकते हो? दोनों साइड से हटा सकते हो। तो बचेगा क्या? इधर b बचेगा, इधर क्या बचेगा? c। तो b बराबर c, इसको बोलते हैं वाम निरसन नियम। और दूसरा b प्लस ए बराबर c प्लस ए, तो b बराबर c, इसको क्या बोलते हैं? राइट निरसन नियम। अभी बात समझे? यानी कि इसको बोलते हैं वाम और दाएं निरसन नियम। दक्षिण निरसन नियम, इसको दाया, इसको बोलते हैं दक्षिण निरसन नियम। क्लियर? तो ये बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इसमें कोई समस्या होगी नहीं। b प्लस ए बराबर c प्लस ए, तो b बराबर क्या होगा? c। इसको बोलते हैं राइट निरसन नियम। आगे बात समझ में? तो ये हो गए योग के गुणधर्म। योग के कितने गुणधर्म है? 5 गुणधर्म है। पहला क्रम विनिमयता, साहचर्यता, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम और निरसन नियम। बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा समस्या आने वाली नहीं है इसमें। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आव्यूह योग गुणधर्म हमने देख लिए। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक आव्यूह गुणन गुणधर्म। आव्यूह गुणन गुणधर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला देख लेते हैं आव्यूह गुणन गुणधर्म। सबसे पहला जिस प्रकार हमने योग में चेक किया था, क्रम विनिमय, साहचर्य, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, तो सारे के सारे इसमें भी चेक करेंगे क्या क्या होता है। क्रम विनिमयता, चलिए अब आपको बताते हैं कि जो आव्यूह गुणन है क्या वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। क्रम विनिमय गुणधर्म का मतलब क्या है? क्या a इंटू बी, ए और बी दो आव्यूह है, तो क्या a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए? तो ये चीज देखते हैं। अब ध्यान से देखना इसमें, देखिए यदि a बराबर ए आई जे m इंटू एन क्रम का है, इस क्रम का है m इंटू एन क्रम का है, तथा b जो कि बी आई जे जो कि आपका है n इंटू पी क्रम का, n इंटू पी क्रम का, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या a का b से गुणा पॉसिबल है? ध्यान से देख लीजिए, a का क्रम क्या है? m इंटू एन, और b का क्रम क्या है? n इंटू पी। तो a में स्तंभों की संख्या बराबर है, b में पंक्तियों की संख्या के बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे a का b से गुणन संभव है। और जो नया a b आएगा a का b से गुणा करने के बाद में, उसका जो क्रम होगा वो क्या होगा? m इंटू पी। क्लियर? अब ध्यान से देखना, यहाँ a का b से गुणन संभव है, लेकिन देखिए क्या b का a से गुणा संभव है? क्या b का a से गुणा संभव है? तो ध्यान से b देखिए, b का क्रम क्या है? n इंटू पी, और a का क्रम क्या है? m इंटू n। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, b में स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है a में पंक्तियों की संख्या के। b में स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है a में पंक्तियों की संख्या के। इसका मतलब यहाँ पर b का a से गुणा ही संभव नहीं है, b का a से गुणा ही संभव नहीं है, तो क्रम विनिमय होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया? दो अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। इस कंडीशन देख रहे हो आप? इस कंडीशन से दिख रहा है आपको, दो अवयवों का गुणन संभव क्रम विनिमय होगा ही नहीं, क्योंकि b का a से गुणा ही संभव नहीं है। क्लियर? अब देखिए दूसरी कंडीशन आपको बताते हैं। तो पहली कंडीशन में ये है, अब आप यहां पे लिख लीजिए, यहां ए बी संभव है,
लेकिन बी ए संभव नहीं है, अतः क्रम विनिमय नहीं हो सकता। अतः क्रम विनिमय नहीं हो सकता, यानी कि ए का बी से गुणा यानी आव्यूह गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है इस कंडीशन में। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लीजिए। यदि ए बराबर दे रखा आपको m इंटू एन, क्लियर, बी बराबर आपको दे रखा है बी आई जे, जिसका क्रम ले लेते हैं n इंटू एम। क्रम क्या ले लिया हमने? n इंटू एम क्रम ले लिया। अब देखना यहां पे देखिए, a का b से गुणन संभव है। देखिए a में स्तंभों की संख्या कितनी है? n, b में पंक्तियों की संख्या कितनी है? n, तो a का b से गुणा संभव है। और देखना b का a से गुणा संभव है क्या? b में स्तंभों की संख्या m, a में पंक्तियों की संख्या m, तो b का a से भी गुणा क्या है? संभव है। अब ध्यान से देखना आगे, यहां ab तथा ba, यहां ab तथा ba दोनों संभव है, लेकिन गड़बड़ कहां हो रही है वो चीज देखना। AB भी आ रहा है, BA भी आ रहा है, तो क्या AB बराबर BA होगा? देखना गड़बड़ कहां पे हो रही है। यहां AB तथा BA दोनों संभव है, परंतु दोनों का क्रम अलग अलग है। देखिए दोनों का क्रम अलग अलग कैसे, देखना ध्यान से। A इंटू बी का क्रम बताना क्या होगा? अब देखिए, स्तंभ और पंक्ति इसको कैंसिल करेंगे तो जो बचेगा इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, ये इसका होगा क्रम। A इंटू बी का क्रम क्या है? m इंटू एम। तो बताइए b इंटू ए संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन b इंटू ए का जो क्रम है वो क्या होगा? b क्या है? n इंटू एम, और a क्या है? m इंटू n, n इंटू एम, और b क्या है? a क्या है? m इंटू n। तो यहाँ पे ये चीज कैंसिल हो, बचेगा क्या? इसके पंक्तियां यानी कि n, और a के स्तंभ यानी कि n कितना हो जाएगा? n इंटू n, इसका क्रम क्या हो गया? n इंटू n, यानी कि AB का क्रम m इंटू m है और BA का क्रम n इंटू n है, तो AB बराबर BA हो ही नहीं सकता। आ रही है बात समझ में? तो AB बराबर BA हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ AB तथा BA दोनों संभव है, लेकिन दोनों का क्रम अलग अलग है। अतः अगर दो आव्यूहों का क्रम अलग अलग है तो क्या वो दो आव्यूह समान हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अतः AB नॉट इजकल टू BA, अतः AB नॉट इजकल टू BA। आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखना, तो क्या हमेशा ही ऐसा होगा? कि AB नॉट इजकल टू BA? बिल्कुल नहीं होगा। कुछ विशेष स्थितियों में A का B से गुणा संभव होता है, B का A से गुणा संभव होता है, और दोनों आपस में बराबर भी होते हैं, यानी AB बराबर होता है BA कुछ विशेष स्थितियों में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? इसका मतलब सिंपली अगर कहीं पर भी एक जगह भी अगर AB नॉट इक्वल टू BA आया, इसका मतलब है जो गुणधर्म है आव्यूह का जो गुणन गुणधर्म है, उस एक कंडीशन पर भी क्रम विनिमय पालन नहीं करता है, इसका मतलब उसको आप क्रम विनिमय नहीं बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? आव्यूह गुणधर्म है, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा है साहचर्यता। देखिए, यदि A, B तथा C तीन आव्यूह है तथा AB यानी A का B से गुणन तथा AB तथा BC गुणन के लिए अनुकूल है। इसका कहने का मतलब क्या है कि A का B से गुणा संभव है और B का C से गुणा संभव है, अनुकूल है, तो
A इंटू बी इंटू सी बराबर होता है A इंटू बी इंटू सी। आगे बात सुन, यदि ए बी सी तीन आव्यूह है और उसमें ए का बी से गुणा संभव है और बी का सी से गुणा संभव है, तो ए बी का गुणा इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी सी का गुणा। तो इसका मतलब साहचर्य गुणधर्म का पालन करेगा किस कंडीशन पर? इस वाली कंडीशन पर। वहां पे क्या होना चाहिए? ए बी का गुणा संभव होना चाहिए और बी सी का गुणा संभव होना चाहिए। तो ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करेगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है इसका। अगला है तत्समकता। अगला क्या है? तत्समकता, यानी कि गुणन तत्समक। चलिए देखिए, योग का तत्समक अवयव कौन सा था? योग के लिए योज्य तत्समक क्या था? शून्य अवयव। अब गुणन के लिए क्या होगा? यदि ए एक m इंटू n क्रम का अवयव है तो इकाई अवयव गुणन तत्समक कहलाता है। तो इकाई अवयव क्या कहलाएगा? गुणन तत्समक। इसका कहने का मतलब क्या? तत्समक का मतलब क्या कि मतलब एक अवयव है आपके पास में ए, तो उसमें मैं किस अवयव का गुणा करूं, उसको मैं किस अवयव से गुणा करूं कि वापस यही अवयव हमको प्राप्त हो जाए। आ रही बात समझ में? तो गुणन के लिए आपके पास में कौन सा अवयव होगा? इकाई अवयव होगा। इकाई अवयव को आप किसी भी अवयव से गुणा कर दीजिए, वापस वही अवयव प्राप्त होता है। अर्थात आई बराबर ए एन, ये हो गया आपका m इंटू एन, इसको हम लिखेंगे m। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये चीज क्या है, यानी कि इस इकाई अवयव का हम क्रम क्या लेंगे। यानी कि अगर मैं इस अवयव को लेफ्ट से गुणा करूंगा और ए से गुणा करूंगा तो भी ए आएगा, और इसको मैं राइट से गुणा करूंगा ए से तो भी क्या आएगा? ए ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है m और इस कंडीशन में मैंने लिखा है n। ये चीज मैंने क्यों लिखी है देखना ध्यान से। यानी आई में किस क्रम का लूंगा? एक m क्रम का लूंगा, यानी m इंटू एम क्रम का। यानी ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किस क्रम का? m इंटू एन क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, m इंटू एम क्रम का। इसका गुणा करना है a से, तो a का क्रम क्या है बताना? m इंटू एन। अब इसका गुणा इससे तभी संभव हो सकता है जब क्या होगा? स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। इसलिए मैंने इसको क्या लिया है? m लिया है यहाँ पर। और इस कंडीशन में देखना, a का इससे गुणा करवा रहा हूं तो a का क्रम क्या है? m इंटू एन, और इसका गुणा आइडेंटिटी से तभी संभव होगा जब यहाँ पे स्तंभ वो इसकी पंक्तियों के बराबर होगा। तो इसमें मैं इसका क्रम क्या लूंगा? n इंटू एन लूंगा। आगे बात समझने? तो ये इसका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये चीज आगे बात समझने क्लियर? यानी कि इस इकाई अवयव का जो क्रम है वो क्या लेंगे। यदि मैं इसको लेफ्ट से गुणा करूंगा इकाई अवयव को तो इसका क्रम क्या लेंगे? m इंटू एम, और यदि a को मैं पहले लेफ्ट से गुणा कराता हूं इससे तो इसका क्रम क्या होगा? n इंटू एन। इसलिए इसको लिखा है m और n। क्लियर? तो अवयव गुणन के लिए गुणन तत्समक कौन सा होगा? इकाई मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा? इकाई मैट्रिक्स। ये अवयव के लिए क्या होगा? गुणन तत्समक होगा। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं वो क्या है। बंटनता। अगला क्या है? बंटनता। बंटन गुणधर्म, यदि ए बी सी तीन कोई अवयव है तो ए का बी प्लस सी ये किसके बराबर होगा? ए बी प्लस ए सी, और बी प्लस दूसरा गुणधर्म इसका, इसको पहले गुणा करा दिया, यानी कि ए प्लस बी सी ये किसके बराबर होगा? ए सी प्लस
BC। देख लीजिए AC प्लस BC। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे चीज क्या है कि ABC 3 अवयव है, तो वहां पे एक तो योग के लिए अनुकूल होने चाहिए, यानी कि B प्लस C। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होना है, इनका क्रम समान होना चाहिए। यहाँ पे A प्लस B का क्या होना चाहिए, यानी A और B का क्या होना चाहिए, क्रम समान होने। और A का B से भी गुणा संभव होना चाहिए, A का C से भी गुणा संभव होना चाहिए, A का C से, B का C से, ये गुणा सब संभव है। तो A का यानी B प्लस C को मैं योग करके A का उससे गुणा करूंगा, तो वो किसके बराबर होगा, A का B से गुणा करके, A का C से गुणा करके, इन दोनों को जोड़ने के बराबर। इसी प्रकार यहां पर इसको हम बोलते हैं बंटन नियम। इसको हम कौन सा बोलते हैं, बंटनता। इसको बोलते हैं बंटनता। बिल्कुल सिंपल है। नॉर्मली आप देख सकते हैं A का B प्लस C से गुणा करना है, वो किसके बराबर होगा, AB प्लस AC। क्लियर। तो अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या है गुणधर्म में। हाँ, तो अगला है आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म यानी यदि A तथा B दो आव्यूह है तथा L तथा K दो अदिश है, तो चलिए नंबर 1 पहला ही देख लीजिए। पहला क्या करा है, K प्लस L इंटू A। K प्लस L इंटू A ये किसके बराबर होगा, KA प्लस LA। ये गुणधर्म आपको सीधे डायरेक्ट याद रखने, सिंपल। K प्लस L दोनों क्या है, अलग अलग अदिश है, तो K का इससे गुणा किया KA प्लस L का A से गुणा किया LA। दूसरा गुणधर्म आपका अदिश को K को A प्लस B, ये A प्लस B भी एक आव्यूह होगा, जहां पे A भी एक अलग आव्यूह है और B भी एक अलग आव्यूह है, तो ये किसके बराबर होगा, KA प्लस KB। क्लियर। ये गुणधर्म आपको याद रखने। तीसरा देख लीजिए क्या है, K इंटू LA। K इंटू LA, तो ये किसके बराबर होगा, KLA। ये किसके बराबर है, आप लिख सकते हो L इंटू KA। आगे बात समझ में क्लियर। तो ये चीज, और इसका एक और गुणधर्म वो देख लीजिए, तो 1 इंटू A। 1 क्या है, कोई अदिश है, तो 1 का आप A से गुणा करोगे तो वापस क्या आएगा, A ही आएगा। और एक और देख लीजिए, -1 का A से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -A। इसका मतलब क्या हो गया, हमने अदिश गुणा देखा था, हमने कल की क्लास में पढ़ा था अदिश गुणा। तो अदिश को किसी आव्यूह से गुणा करने पर आव्यूह का प्रत्येक अवयव कितना गुणा हो जाता है, K गुना। अगर K कोई अदिश है, उसको आव्यूह A से गुणा करते हैं, तो आव्यूह A का जो गुणा जो आव्यूह A का प्रत्येक अवयव है वो कितना हो जाएगा, K गुना, और जो नया आएगा KA वो भी क्या होगा, आव्यूह प्राप्त होगा। तो यहाँ पे -1 क्या है, एक अदिश है, तो इस -1 को A आव्यूह है, इसके प्रत्येक अवयव से गुणा कर देंगे तो नई जो आव्यूह आएगी वो क्या आएगी, -A। तो ये है आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। चलिए गुणन गुणधर्म का फाइनल देख लेते हैं। एक टॉपिक इसका और है, वो क्या है उसके बाद में करते हैं हम क्वेश्चन। चलिए, तो आव्यूह गुणन गुणधर्म का लास्ट टॉपिक है गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। हाँ, अब देखिए गुणन प्रतिलोमी आव्यूह, ये चीज क्या होती है, ध्यान से देखना। हमने योज्य प्रतिलोम में क्या कहा था कि अगर एक आव्यूह A है, उसमें मैं कौन सा आव्यूह ऐड करूं कि आपको तत्समक यानी योज्य तत्समक यानी शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाए। तो गुणन में हम क्या करेंगे, आव्यूह A है, इसको मैं किससे गुणा करूं कि आपको गुणन तत्समक यानी कि आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। आपको गुणन तत्समक यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से देखना। अब देखना, यदि
समान क्रम के यदि समान क्रम के दो वर्गाकार आव्यूह यदि समान क्रम के दो वर्गाकार आव्यूह ए तथा बी दो वर्गाकार आव्यूह ए तथा बी है यानी कि दो आव्यूह ए और बी है दोनों क्या है समान क्रम के हैं तथा ए बी यानी कि ए का बी से गुणा संभव है तथा ए बी तथा बी ए यानी ए का बी से गुणा संभव है और बी का ए से गुणा संभव है तथा ए बी तथा बी ए संभव है तथा आइडेंटिक मैट्रिक्स के बराबर है। यहां पे आई क्या है आइडेंटिक मैट्रिक्स तथा आई के बराबर है तो बी को ए का गुणन प्रतिलोमी या ए को बी का गुणन प्रतिलोमी कहते हैं अर्थात ए इंटू बी बराबर आइडेंटिक मैट्रिक्स बराबर बी इंटू ए तो बी गुणन प्रतिलोमी है। आगे बात अब देखना ध्यान से योजित तत्सम में हमने क्या कहा था ए कोई आव्यूह है तो इसके लिए योजित तत्सम क्या होगा माइनस ए सिंपली तो माइनस ए का योजित तत्सम क्या होगा ए होगा। इसी प्रकार ए का अगर गुणन प्रतिलोमी बी है तो बी का गुणन प्रतिलोमी क्या होगा ए होगा। अब देखिए गुणन प्रतिलोमी की परिभाषा क्या है कि दोनों आव्यूह ए और बी क्या होने चाहिए समान क्रम के होने चाहिए यानी कहने का मतलब ये है यदि ए कोई आव्यूह है तो इसमें मैं किस आव्यूह से गुणा करूं कि आइडेंटिक मैट्रिक्स आ जाए और गुणा ए का उस आव्यूह से या उस आव्यूह का ए से दोनों कंडीशन होनी चाहिए। आ रही बात समझ या ए और बी कोई दो समान क्रम के वर्गाकार आव्यूह है कौन से हैं समान क्रम के वर्गाकार। अब देखिए समान क्रम के वर्गाकार आव्यूह होंगे तभी इनका गुणा क्या होगा संभव होगा ए का बी से और बी का ए से। आ रही बात समझ तो दोनों क्रम क्या होना चाहिए समान होना चाहिए और क्या होना चाहिए वर्गाकार होना चाहिए और इन दोनों का गुणा ए का बी से गुणा और बी का ए से गुणा भी क्या आना चाहिए आइडेंटिक मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ए को बी का क्या बोलेंगे गुणन प्रतिलोमी या बी को ए का क्या बोलेंगे गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। आगे बात समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तो इसका सिंपली कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद में करते हैं आगे। सिंपली एग्जाम्पल है एक सिंपल वो लिख लेते हैं। देखिए ए दे रखा है आपको आव्यूह 1 2 2 2 5 4 3 7 5 क्रम क्या दे रखा है 3 इंटू 3 क्रम का वर्गाकार है और बी क्या है 3 -4 2 -2 1 0 1 1 और -1 इसका क्रम भी क्या है 3 इंटू 3 क्रम। ठीक है अब ध्यान से देखना अब ए का बी से गुणा कीजिए ए इंटू बी ए का बी से गुणा करना है आपको तो गुणा कैसे करते हैं ए का बी से गुणा कैसा होगा ए की पंक्ति का बी के स्तंभ से गुणा करवाना है तो 1 का 3 से 3 और 2 का -2 से -4 और 2 का इससे हो गया 2 तो 3 2 5 क्या बचेगा 1 क्या गया 1 इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा। देखिए 1 का -4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 2 का 1 से 2 2 का 1 से 2 2 और 2 4 और -4 क्या हो गया 0। आगे बात समझ में अब इस पंक्ति का आप इससे करेंगे तो 2 हो गया इसका इससे 0 हो गया और इसका इससे -2 हो गया तो क्या आ गया 0। आगे बात ऐसे ही आप इनका गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा 0 0 0 1 ये किस क्रम का आ गया 3 इंटू 3 क्रम का यानी कि 3 इंटू I3 का मतलब क्या हो गया 3 क्रम का आइडेंटिक मैट्रिक्स यानी a इंटू बी बराबर क्या है I3। अब आप b इंटू ए निकाल के देख लीजिए
b इंटू ए करेंगे तो b का a से गुणा करना है, b का a से गुणा करना है तो b की पंक्ति का a के स्तंभ से गुणा करना है, तो पंक्ति का स्तंभ से 3 का ऐसे करेंगे 3, ये क्या हो गया माइनस का 8, ये क्या हो गया 6, 6 3 9 और माइनस का 8 क्या बचेगा 1। आगे बात, अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, आगे भी 0 0 1 0, आप करके देखना सेम आएगा ये भी किस क्रम का यार 3 3 आइडेंटिटी 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a इंटू बी बराबर b इंटू ए, देख सकते हैं यहाँ पे a इंटू बी का क्रम भी क्या है 3 इंटू 3 क्रम का है, और b इंटू ए का क्रम क्या 3 इंटू 3 का, और ये है क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रम की। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो b है वो a का क्या कहलाएगा गुणन प्रतिलोमी, या जो a है वो b का क्या कहलाएगा गुणन प्रतिलोमी। तो ये होता है गुणन प्रतिलोमी अवयव। चलिए तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, शून्य के भाजक। अगला टॉपिक है शून्य के भाजक। शून्य के भाजक, यदि a तथा b यदि a तथा b का गुणन, और यहाँ पे a और b दो क्या होने चाहिए अशून्य अवयव होने चाहिए, तो वो चीज भी लिख लीजिए यहाँ पे। यदि a तथा b दो अशून्य का मतलब क्या हो गया, ये शून्य अवयव नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, a शून्य अवयव नहीं होना चाहिए, b भी शून्य अवयव नहीं होना चाहिए। यदि a और b दो अशून्य अवयव है तथा इनका गुणन AB, यानी कि a और b दोनों अशून्य अवयव है, लेकिन इनका जो गुणा है a इंटू b एक शून्य अवयव है, तो a और b क्या कहलाएंगे शून्य के भाजक कहलाएंगे। तो a तथा b शून्य के भाजक कहलाते हैं। तो a और b क्या कहलाएंगे शून्य के भाजक कहलाते हैं। अब देखिए कैसे, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। a बराबर ले लीजिए -1 1 1 और -1, और b बराबर ले लीजिए 1 3 1 3, ये बराबर ले लिया हमने 1 3 1 3। तो ध्यान से देखना यहाँ पे a इंटू बी बराबर क्या आता है a इंटू बी, यानी कि अवयव a का b से गुणा। चलिए करते हैं, तो गुणा कैसे करते हैं पंक्ति का स्तंभ से। तो -1 का 1 से करेंगे आएगा -1, 1 का 1 से करेंगे आएगा 1, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 0। पंक्ति का स्तंभ से -1 का 3 से -3, 1 का 3 से 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0। 1 का 1 से +1, -1 का 1 से -1 क्या हो जाएगा 0, +3 -3 क्या हो गया 0। देखिए यहाँ पे a क्या है अशून्य अवयव है, b क्या है अशून्य अवयव है, लेकिन a का b से गुणा क्या आ रहा है एक शून्य अवयव आ रहा है, तो नीचे लगा, इसका मतलब क्या दो क्रम का शून्य अवयव आ रहा है। तो यहाँ पर a और b क्या कहलाएंगे शून्य के भाजक कहलाते हैं। तो a और b शून्य के भाजक कहलाते हैं। तो ये आपकी दूसरी प्रश्नावली के टॉपिक जितने भी थे, सॉरी ये तीसरी जो प्रश्नावली है मैट्रिक्स, इसके सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एक दो चीजें मैं आपको सिंपली बता देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। तो एक चीज होती है मैट्रिक्स की ट्रेस, यानी कि अवयव की ट्रेस क्या होती है। मैट्रिक्स की ट्रेस, अब देखिए मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है। यदि a कोई वर्गाकार अवयव है, यदि a कोई वर्गाकार अवयव है तो उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का योग, मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का योग क्या कहलाता है उस मैट्रिक्स की ट्रेस कहलाती है। ये चीज आप नोट कर लेना। यदि a एक वर्गाकार अवयव है तो इसके मुख्य
विकिरण के सभी अवयवों का योग मैट्रिक्स की ट्रेस कहलाता है। अब मान लीजिए आपके पास में ये कोई आव्यूह है, ए आई जे एम इंटू एम क्रम का, किस क्रम का है, एम इंटू एम क्रम का है, तो टी आर ए, इसका मतलब क्या है, टी आर ए का ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए यानी कि आव्यूह ए की ट्रेस, ये किसके बराबर होगी, मुख्य विकिरण के सभी अवयवों का योग। तो इसके मुख्य विकिरण क्या होगा, A11, A22, A33, A44 से लेके AMM, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस AMM, ये होती है आव्यूह की ट्रेस। क्लियर। चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, वो चीज भी देख लीजिए। हमने सममित आव्यूह पढ़ा था और हमने विषम सममित आव्यूह भी पढ़ा था। सममित आव्यूह की पहचान क्या होती है, यदि A बराबर A का ट्रांसपोज, और विषम सममित आव्यूह की पहचान क्या होती है, A का ट्रांसपोज बराबर -A। तो ऐसा कोई आव्यूह है जो सममित भी हो और विषम सममित भी हो, यानी कि ऐसा आव्यूह जो सममित आव्यूह भी होना चाहिए और विषम सममित आव्यूह भी होना चाहिए, तो वो क्या होता है, एक शून्य मैट्रिक्स, एक शून्य मैट्रिक्स, वो भी क्या, वर्गाकार, एक वर्गाकार शून्य मैट्रिक्स सममित तथा विषम सममित दोनों होती है। यानी कि वर्गाकार शून्य मैट्रिक्स सममित भी होती है और विषम सममित भी होती है। तो ये चैप्टर 3 के सारे टॉपिक हो गए कंप्लीट। तो अब बचा क्या है, 3.2 के क्वेश्चन। तो 3.2 के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो कल हमने 3.2 के कितने क्वेश्चन कर लिए थे, कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे 3.2 के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर आपको दे रखा है 1 3 2 1 3 -1 तथा b बराबर दे रखा है आपको 2 1 1 2 -1 0 हो तो आयु C ज्ञात कीजिए। आयु C ज्ञात कीजिए जहां A प्लस 2B प्लस C बराबर क्या होना चाहिए, एक शून्य आयु बराबर शून्य, जहां ये क्या है, शून्य आयु है। चलिए, तो ये करते हैं, यानी कि A दे रखा है, B दे रखा है, एक आपको आयु C ज्ञात करना है। C ज्ञात करना है, कंडीशन दे रखी है कि A प्लस 2B प्लस C बराबर होता है शून्य आयु। अब ध्यान से देखना, दिया है क्या दे रखा है, A प्लस 2B प्लस C बराबर शून्य। अब A क्या है, रख दीजिए। A आपका 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2, B आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, B 2 1 1 2 -1 0 प्लस C बराबर। अब ये शून्य आयु है वो किस क्रम का हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आयुओं का योग कर रहे हैं, और आयुओं का योग करते हैं तो जो प्राप्त आयु होता है वो भी क्या होता है, सेम क्रम का होता है, यानी इन तीनों का योग इसके बराबर है। तो ये किस क्रम का होगा, जो इनका क्रम है, तो इसका क्रम भी क्या होगा, 3 × 2 क्रम का, 0 0 0 0 0 0। आ रही बात समझ। अब देखिए, इसको सेम रखा मैंने, 1 3 2 1 3 -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
अवयव b है, इसका किससे गुणा हो रहा है 2 से, यानी अदिश गुणन है। तो जो प्राप्त अवयव होगा 2b वो क्या होगा, b के प्रत्येक अवयव का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डबल, यानी 2 का 4, 2 2 4 माइनस 2 0 प्लस c बराबर ये आपको दे रखा है 0 0। अब इन दो अवयवों का आप क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। इन दोनों का योग क्या आएगा वो देख लीजिए, 1 + 4 5, 3 और 2 2 और 2 4 5, इसका इसमें योग करेंगे तो क्या आएगा 1, और इसका इसमें योग करेंगे क्या आएगा -1 प्लस c बराबर क्या आ गया ये 0 0 0 0 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस अवयव को उधर भेज देंगे, तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा ये। तो यहाँ c बराबर क्या आएगा देखना, -5 5 4 5 1 -1। तो यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 0 में से 5 घटाएंगे। अब दो अवयवों का व्यवकलन करना है, और व्यवकलन कर रहे थे कैसे करते हैं, इस अवयव के प्रत्येक अवयव में से संगत ये अवयव क्या करना है, घटाना है। 0 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा -5, 0 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा -5, 0 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा -4, 0 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा -5, 0 में से 1 घटाएंगे -1, 0 में से -1 घटाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा 1। तो 3 × 2 क्रम का ये सी अवयव हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ तो अगला क्वेश्चन है आपका कि दो अवयव दे रखे हैं आपको ए और बी, तो ये चीज ज्ञात करनी है। यानी क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, यदि ए बराबर आपको दे रखा है 2 -1 3 2, और बी आपको दे रखा है 0 4 -1 7 हो तो क्या ज्ञात करना है, 3a² - 2b, 3a² - 2b ज्ञात करो। ये चीज आपको ज्ञात करनी है। चलिए तो आंसर, आपको a दे रखा है, आपको b दे रखा है। यहाँ पे चीज क्या ज्ञात करना है आपको, 3 × a² - 2b, यानी आपको a² आपको पहले निकालना पड़ेगा। दिया है a बराबर क्या दे रखा है 2 -1 3 2, a², तो a² क्या होता है a × a तो होगा a²। ये किसके बराबर होगा 2 -1 3 2 इंटू 2 -1 3 2। अब इनका गुणा कर लीजिए, a × a क्या आएगा अभी पता चल जाएगा। तो पंक्ति का स्तंभ से 2 का 2 से 4, इसका -3, तो क्या बचेगा 1। इसका इससे गुणा करेंगे -2, इससे गुणा करेंगे -2 प्लस -2 क्या होता है -4, 3 × 6 और 2 का 3 से 3 × 2 6, 6 + 6 12, 3 का इससे -3, इसका इससे गुणा करेंगे 4, तो क्या आएगा 1। ये आ गया आपका a²। क्लियर, a² हमने निकाल लिया। नाउ a² 3a², तो चलिए 3a² भी निकाल लेते साथ में। चलिए यहीं पे निकालेंगे 3a² - 2b, तो देख लीजिए ये बराबर क्या आ रहा है 3a² - 2b। 3 और a² है क्या आपका 1 -1 12 और 1 -2, और b आपका क्या है 0 4 -1 7। इसका गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा ये। तो 3 -12 36 3, क्लियर, माइनस ये क्या हो जाएगा 0 8, इसका इसे गुणा करवाएंगे तो -2
और 14। क्लियर? बराबर। अब क्या करना है, इस आयु में से इस आयु को घटाना है, तो प्रत्येक आयु से घटा देंगे इसको। 3 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। -12 में से 8 घटाएंगे तो -12 -8 कितना हो जाएगा, -20। 36 में से -2 घटाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 36 और 2 38। और 3 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -11। तो ये आपका आ गया आंसर। किस क्रम का है ये, 2 इंटू 2 क्रम का। चलिए, तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी के क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में कोशिश करेंगे सारे के सारे ये क्वेश्चन करने की, फिर विविध बचेगी तो 2 दिन में इस प्रश्नावली को हम पूरा कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।